जी सर, आप बलिया के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखें आ गई हैं, तैयारी लगभग से दल बदल मार इधर उधर चल रहा है, खलबंडल मचा हुआ है सारे दलों में। क्या स्थिति है आपके सपा की? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और लगातार पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाबा जी के नेतृत्व में सरकार चला रही थी और इन्होंने नकारात्मक कार्य किया है। न कोई विकास का एजेंडा इनके पास था और न कोई सामाजिक समरसता का एजेंडा था। और समाजवादी पार्टी ने लगातार पिछले कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को विकास के रास्ते पर खड़ा किया था। हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनवाया था, हम लोगों ने मेट्रो बनवाया था, टीबी का अस्पताल बनवाया था, बेटा बेटियों को पढ़ने वालों को हम लोगों ने 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिया ताकि वो पढ़ाई करें, दुनिया से जोड़ने का काम किया, कन्या विद्या धन दिया, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया। काम के सवाल पर हम लोगों ने कहीं भेदभाव नहीं किया है। पुलिस को जहां चुस्त दुरुस्त करने के लिए डायल 100 का इंतजाम किया और पूरे दुनिया में भारत को नंबर 1 पर खड़ा करने का काम किया माननीय अखिलेश यादव जी ने, वहीं महिलाओं पर रात दिन हो रहे अत्याचार से निजात पाने के लिए 10-90 का कार्यक्रम बनाया और ये इसका परिणाम भी बहुत शानदार आया है। लेकिन पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को झूठ बोलकर बरगला करके सत्ता हासिल कर लिया था और जिसका परिणाम आया कि आज उन पिछड़ों का आरक्षण समाप्त हो गया, देश के अंदर कर कारखाने बर्बाद हो गए, बंद कर दिए गए, बेरोजगारी चरम पर है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लैपटॉप तो दूर, इन्होंने टेबलेट भी कहा था देने के लिए, कहीं दे नहीं पाए, कहीं दिया तो बिल्कुल प्रतीकात्मक था। और वो टेबलेट क्या है? वो मोबाइल है जो लड़कों के हाथ में। रोजगार बिल्कुल फिसड्डी है और विकास तो इनके एजेंडे में है ही नहीं है। इनका मैनिफेस्टो उठाकर पढ़ लीजिए, जो घोषणा पत्र इन्होंने दिया था और उस घोषणा पत्र में इन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में देंगे। लेकिन जब लोगों ने सवाल किया, पत्रकार भाइयों ने सवाल किया, तो भारत के गृह मंत्री ने कहा ये जुमला है। जब इनका घोषणा पत्र जुमला हो जाएगा, जब इनका मैनिफेस्टो जुमला हो जाएगा, तो आप बताइए इन पर कौन भरोसा करेगा? ये तो केवल ठोको सरकार थी। सरकार चलाने के नाम पर जिसको पाया ठोक दिया, बुलडोजर लगा दिया, जाति और धर्म के आधार पर फैसले किए गए। अगर उनकी विचारधारा के विपरीत है तो मकान गिरा दिया, गोली चलवा दिया, घर गिरा दिया, कारोबार तोड़ दिया। अयोध्या के अंदर और बनारस के अंदर हजारों मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है, हजारों लोगों को बेघर किया है और मंदिर के नाम पर कॉरिडोर बना दिया और कॉरिडोर पर पैसा भी लगा दिया कि 300 रुपया देगा तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेगा, 180 रुपया देगा तो वो आरती में शामिल होगा। इन्होंने हर चीज़ का व्यवसायीकरण किया है। इन्होंने कोई सरकार नहीं चलाया, बेरोजगारों के बारे में सोचा तक नहीं। इसलिए आज पूरा देश अखिलेश यादव की तरफ है। और अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कैबिनेट मंत्री थे, जिनका एक रसूख है उत्तर प्रदेश के अंदर, दारा चौहान जो मंत्री कैबिनेट रहे, और दर्जनों एमएलए और मंत्री भाग भाग करके इनको छोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी आ गए, चाचा शिवपाल जी आ गए, ये सब के सब अखिलेश जी के साथ हैं और पूरी एक बड़ी जमात खड़ा करके हम लोग चुनाव की कैंपेनिंग में जा रहे हैं। समाज का 80% लोग, 80% जो वर्ग है, कमेरा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, शोषित है, उपेक्षित है और जो सेकुलर मिजाज का है, वो सब के सब अखिलेश यादव के साथ है। विद्यार्थी, नौजवान, वकील, व्यापारी, किसान सब साथ है। अभी देखा 1 साल तक किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? किसानों को गुंडा कहा, मवाली कहा, खालिस्तानी कहा, उनको रोकने के लिए सड़कों पर कीले ठोक दिया, पानी की बौछारी लगाया और अंततः इनको जब अखिलेश यादव जी गाजीपुर से लखनऊ निकले और जब हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग बड़े पैमाने पर निकला, तब लोगों को लगा
कि अखिलेश यादव के साथ जनाधार है और इन डर के मारे इन्होंने कानून को वापस लिया और देश से माफी मांगा। तो इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सीएम योगी यूपी के लिए उपयोगी हैं और जो भी चले गए छोड़ करके सब अनुपयोगी थे, बीजेपी का कहना है। अगर अनुपयोगी थे तो इन्होंने उनको पहले से निकाला क्यों नहीं? ये दल में क्यों रखे रहे? ये महिमा मंडित क्यों करते रहे? ये कैबिनेट मंत्री क्यों बनाए थे? ये कैबिनेट में सारे फैसले कैबिनेट के अंदर होते थे। कल तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने कैबिनेट में कई बार विरोध किया है। कई ऐसे सवाल आए हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से जिसका मैंने विरोध किया है, अफसरों को भी मैंने कहा है। अगर इनका सब कुछ था तो ये कहे क्यों? अच्छा, आज सबसे बड़ा एक सवाल यूपी में और भारतीय राजनीति में चल रहा है कि सबसे बड़ा पिछड़ों का नेता कौन है? आपके यहाँ जो आए वो कह रहे हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ। आप स्वयं पिछड़े से आते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, फिर भी पिछड़ों का चेहरा कौन है? क्योंकि बीजेपी अब कह रही है कि सबसे बड़ा पिछड़ा नेता तो नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, हम लोग अगले पिछड़े की राजनीति नहीं करते, हम लोग तो सर्व समाज की राजनीति करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और चंद्रशेखर, ये सब हमारे आदर्श रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलकर मुलायम सिंह यादव और हमारे नेता अखिलेश यादव जी हम लोग काम करते हैं। पिछली बार हम जब 5 साल सरकार चलाए अखिलेश यादव जी ने, तो आप देख लीजिए जो योजना बनी कहीं उसमें किसी वर्ग को छांट करके नहीं बना, समाज के संपूर्ण वर्गों को लिया। हाँ, इन लोगों ने पिछड़ों को उपेक्षा किया है। मोदी साहब को तो मैं भी मानता था पिछड़ी जात के हैं, लेकिन उनका एक भी फैसला पिछड़े वर्ग के पक्ष में नहीं है, बल्कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है। और जो समाज पहले से मजबूत है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उसको 10% और आरक्षण दे करके और मजबूत करने का काम किया। हम तो ये मानते हैं कि हम 85% के लोग हैं, हमारी हिस्सेदारी 85% करो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था, सोशलिस्टों ने बादीघाट पिछड़े पावे 100 में 60 और ये ला करके खड़ा कर दिया 49 पर, पिछड़े और अनुसूचित जात को 49 पर, और अपने ये चले गए 51-52%, 10% और इनको दे दिया। तो ये बिल्कुल इन्होंने बकवास किया है, देश की संपत्ति को बेचा है। और जब अब तो आरक्षण का सवाल ही नहीं, जब देश की सारी संस्थाएं बिक गई, सारी संपत्ति बिक गई, तो आप नौकरी कहाँ देंगे? आरक्षण कहाँ लागू होगा? ऐसा कुछ नहीं। अभी आपने कोरोना काल में इन्होंने जो मजाक किया है देश के साथ, कोरोना में कोई ऐसा व्यक्ति देश का नहीं है जिसने अपने परिजनों को नहीं खोया है। कोई भाई खोया है, कोई बेटा खोया है, कोई पिता को खोया है, पत्नी खोया है, माँ को खोया है, मित्र को खोया है, साथी को खोया है, रिश्तेदार खोया है, लेकिन इन्होंने अस्पताल बंद कर दिया। पैरासीटामोल तक की दवा ये उपलब्ध नहीं करा पाए और गंगा में लाशें तैरती रही, बहती रही, कफन तक नहीं हुआ। लाशों को जलाने के लिए इन्होंने लकड़ी तक नहीं दिया, लोग ऐसे ही गए और चले लाश को नदी में फेंक के चले आए। इतना क्रूर मजाक, सनातन धर्म का मजाक, हिंदू धर्म का मजाक, और हिंदू तो बिल्कुल कहीं दिखा नहीं। ये बिल्कुल अपनी कुर्सी के लिए कभी राम की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं। सच मानिए तो सबसे ज्यादा हिंदू इन्हीं के राज में परेशान होता है। अखिलेश यादव ने तो मथुरा में जाइए, भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी मूर्ति बनाया। अब आप जाइए इटावा में, सैफई में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाया है। और इन्होंने हर समाज का काम किया। इन्होंने श्रवण यात्रा अखिलेश यादव जी निकाला और सारे यात्रियों को श्रवण यात्रा से तीर्थ कराया, सरकारी खजाने पर कराया। ये कुछ किए हो तो बता दीजिए। उन्नाव में देख लीजिए महिला के साथ गैंगरेप, उसके उनका विधायक कुलदीप सेंगर, उन्हीं के विधायक, इनका पूर्व गृह मंत्री जिसको तेल मालिश कराता, आपने देख लिया। आपने देखा है हाथरस की बेटी को रात में जला दिया गया, 100 भी परिजनों को नहीं दिया गया। बीजेपी राम की बात करती है, आप कृष्ण की बात करने लगे। अब इलेक्शन कमीशन वर्चुअल मीटिंग की बात कर रहा है। इस बार इस नई व्यवस्था में कोरोना काल के कारण फिर डेट बढ़ने वाला है, तो ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर के क्या सपा आशंकित है नई व्यवस्था में? सपा बिल्कुल तैयार है। आप चुनाव आयोग के बताए हुए नियम को आप अक्षरशः समाजवादी पार्टी पालन करेगी और उसी पर चुनाव लड़ेगी। और हम केवल कृष्ण नहीं, हमारे राम आदर्श हैं, हमारे कृष्ण आदर्श हैं, हमारे महात्मा गौतम बुद्ध आदर्श हैं, और हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। सभी धर्म हमारे लिए आदरणीय हैं।
हम धर्मों में भेद नहीं करते, भेद भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम बर्चरा लें, खुली रहे, और चुनाव आयोग को तो हम प्रणाम करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों लाखों की रैलियां हुई, बिहार में लाखों लाखों की रैलियां हुई, कोरोना चरम पर था लेकिन पाबंदी नहीं लगी और सभी रैलियों को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। लेकिन अगर उनको उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि नहीं ये खतरे हैं और वर्चुअल कर रहे हैं, हम उसका भी पालन करेंगे और उसकी सीमा में रह करके प्रचार करेंगे। जनता साथ खड़ी हो गई है और हर हाथ में मोबाइल है, सोशल साइट हमारे हाथ में है और जनता खड़ी हो गई, बदलाव चाहती है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इनसे निजात चाहती है। खेतों में सांड है, पूरी फसल चल जा रहे हैं, सड़कों पर चलिए तो हत्या कर, वो सांड कई लोगों की हत्या कर चुके, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। होगी इस बार कुनबा भी आपका बढ़ रहा है, कई लोग बसपा से आए हैं आपके यहाँ, तो क्या लग रहा है यूपी सरकार में सपा गठबंधन कितनी सीटों पर रहेगी? हम 403 पर हैं, 403 पर लड़ेंगे, गठबंधन में हुए। अभी चाचा ने भी कहा कि हम साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश जी को कहीं ऐतराज है, समानता दल को कहीं ऐतराज है, कहीं कृष्णा पटेल को ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐतराज है? किसी को नहीं। सभी लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया है, विश्वास व्यक्त किया है और जो फैसला होगा अच्छा होगा और उस फैसले को सब लोगों ने चुका। अभी रात कृष्णा पटेल जी का आप देखे होंगे, उन्होंने कहा अखिलेश जी बहुत नेक इंसान है, बड़ा सम्मान किए और उन्होंने अपनी कुर्सी पर, मेरी उम्र को देखते हुए, मेरी सीनियरिटी को देखते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठाया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को स्टूल पर बैठाया जाता है, तो वहाँ और यहाँ में अंतर है। वो स्टूल वाले हैं, हमारे यहाँ तो संस्कार है। अखिलेश जी एक संस्कारिक पिता के संस्कारिक पुत्र हैं, वो राजनीति करते हैं लेकिन संस्कार को साथ लेकर चलते हैं। बड़े और छोटे का क्या लगते हैं उम्र में, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो राजनीति में बड़ा है वो बड़ा है। अच्छा, भाजपा के लिए पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा है। बलिया में भी आपका अच्छा होल्ड रहा है, जिला के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री के आप काफ़ी करीबी भी रहे हैं। तो बलिया के 7 सीटों में क्या लग रहा है, कितनी सीटों पर आप भारी रहेंगे? बलिया में हम 7 में 7 इस बार जीतने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, ये नंबर 2 पर भी रहने वाले लोग नहीं है, इनको 3 और 4 नंबर पर गिनते रहिए, कहीं कुछ है नहीं इनका। पूरी समाज का हर वर्ग, हर तबका, कमेरा वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, वकील, छात्र, सब सड़क पर। अभी तो मैंने कहा, उस दिन भी कहा था कि जरा अधिसूचना लागू हो जाने दीजिए। अधिसूचना लागू हो गई, चुनाव आयोग का कुछ डंडा चला है कि 15 तक कुछ नियम बनाए हैं। इसके बाद अगर ये चुनाव की सभाओं में जाएंगे, गांव में भाजपा के लोग जाएंगे, तो जैसे पश्चिम में लोगों ने इनके उम्मीदवारों को दौड़ाया है, पूरब में महाराजगंज में जैसे कनौजिया एमएलए भाजपा के उनको दौड़ाया है, अभी एक किसान ने उनको थप्पड़ मारा उन्नाव में। अभी तो आपको ये नजीर आगे आगे देखिए होता है क्या, ये घुसने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, मधुबन की क्या स्थिति होगी? मधुबन शानदार जीत हासिल करने जा रहा है मधुबन, और वहाँ आपकी कृपा से आपका भाई वहाँ गया है और जब से गया है तब से वहाँ अखिलेश यादव जिंदाबाद करके समाजवाद का झंडा गाड़ा है और हर हालत में मधुबन को हम जीतेंगे और एक जीत करके अखिलेश यादव जी के को तोहफे के रूप में मधुबन को देंगे। दारा सिंह चौहान जी के सभा में जाने के बाद क्या लग रहा है कि दावेदारी को लेकर क्या स्थिति रहेगी इस बार? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको कहाँ लड़ना है, और जहाँ उनका जो आदेश होगा, जिसके लिए जो आदेश होगा वो उसको माना जाएगा, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो। अभी तो दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है, हमारे दल में आए नहीं है। जब आ जाएंगे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, हम एमएलए के चक्कर में नहीं हैं। हमको उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री चाहिए और मुख्यमंत्री के लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 403 सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब उनके सहयोगी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।